जब इंसान सर्विस में होता है और कुछ वक्त के बाद जब रिटायर हो जाता है तो वो सोचता है कि चलो आराम से अब घर पर बैठकर पेंशन के सहारे अब जो बची कुछ ज़िंदगी है उसको गुजारा जाए। लेकिन उन लोगों का क्या जो काम के दौरान में अपनी टांग गंवाते हैं या अपना हाथ गंवाते हैं। हमारे साथ मेंढर से एक शख्स बात करने के लिए मौजूद हैं जिनका नाम कफील अंसारी है। कफील अंसारी जी, क्या कहेंगे? आप खुद भी एक एक्स सर्विस मैन हैं और डिसेबल पर्सन्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या सही मायनों में जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज़ रखी है जिससे उनको खुशी महसूस हो? जी देखिए जी, मैं इसके बारे में डिटेल से बात करना चाहूँगा कि जब हम फ़ौज में जाते हैं तो हम एक कैटेगरी में जाते हैं, यानी कि फिट शेप 1 कैटेगरी में। और जब हम रिटायरमेंट लेते हैं तो 3 कैटेगरी में एक फ़ौजी रिटायर होता है। नंबर 1 जो है शहीद की कैटेगरी यानी कि डेथ कैटेगरी में आता है। नंबर 2 डिसेबल कैटेगरी में आता है। और नंबर 3 जो एक्स सर्विसमैन शेप 1 और फिट कैटेगरी में आता है। जहाँ तक सिविल सर्विसेज का मामला है, जितनी भी रिजर्वेशन सिविल सर्विस में आती हैं वो केवल जो है 6% रिजर्वेशन के हिसाब से J&K स्टेट में सिर्फ और सिर्फ फौजियों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाती है। मैं इसी को विषय को लेकर जो है चेयरमैन साहब के पास ये मैटर लेके गया कि हमारी जो रिजर्वेशन 6% है इसमें डिसेबल जितने भी सोल्जर आए हुए हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन डिसेबल की वजह से ही फौजी की जो लाइफ है वो सिविल के सामने आती है कि ये कितनी कुर्बानियाँ देते हैं देश के लिए। आज जिनके नाम से फ़ौज मशहूर होती है, आप उन्हें प्रायोरिटी 1 पर नहीं रखते बल्कि प्रायोरिटी लास्ट में रखते हैं। तो यही बात मैंने सेक्रेटरी साहब से की, उन्होंने भी यही मुझे कहा कि इसके अकॉर्डिंग कोई रूल नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन मैंने उनको दिखाई हैं, ये इंस्ट्रक्शन मैंने उनको दिखाई है DGR की जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिखाई है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि किस की रिजर्वेशन कितने % के हिसाब से और किस हिसाब से होनी चाहिए, खासकर फौजी रिजर्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने फिर लास्ट में चेयरमैन साहब से बात की कि मैंने उनको बताया कि हमें 6% रिजर्वेशन एक्सेप्टेड है, मैं भी उस चीज़ से मुतफिक हूँ, लेकिन जो हमारी 6% रिजर्वेशन है उसमें से जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन आते हैं उन्हें प्रायोरिटी 1 पर मौका देने चाहिए, जो कि ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। उन्होंने बताया कि नहीं, ये रिकमेंडेशन कहीं पहले आई हुई थी, अभी तो रिकमेंडेशन ऐसी हमारी स्टेट में नहीं हुई है। मैंने उन्हें बताया कि हिंदुस्तान की सब स्टेटें वहाँ पर ये रिकमेंडेशन है और वहाँ पर इसी प्रायोरिटी पर जो है सिविल सर्विस में जितने भी एक्स सर्विसमैन उन्हें मौका दिया जाता है, जितने भी डिसेबल हैं। अब आप भी मान लो कि एक डिसेबल एक्स सर्विसमैन है जो जिसकी कमर टूटी हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टडी करना चाहे, किसी भी टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहेगा, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 4 घंटे बैठेगा। जो फिट एक्स सर्विसमैन है वो तो 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे भी बैठ के मेहनत कर सकता है। जब बात आएगी ऑब्टेंड मार्क की तो जो डिसेबल होगा वो नंबर टोटली जो है अगर 30 लेता है 40 लेता है नंबर, लेकिन जो फिट एक्स सर्विसमैन है वो 50 लेके उसकी जो वैकेंसीज ख़त्म कर देता है। मेरा यही मुतालबा था जो JKSSB चेयरमैन साहब से, मैंने उन्हें यही कहा कि आप जो है डिसेबल एक्स सर्विसमैन को एक फिट एक्स सर्विसमैन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही होना चाहिए। हमारे को अपने कोटे में से कम जो है जितनी भी जो डिसेबल हैं उनकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। डिसेबल मैक्सिमम तो होते ही नहीं है एक पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसी निकालते हैं, ग्रुप C की वैकेंसीज़ है उसमें डिसेबल ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 या 6 तक आएंगे, आप उन्हें मौका दें। इससे तो हमारे जो बाकी एक्स सर्विसमैन हैं भाई हैं वो भी इसमें कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हम भी उन्हीं के साथ नौकरी करके आए हैं, वहीं जहाँ पर वो सर्विस करके आए हैं। अगर हमारा किसी बाइकर को बाजू कटा है, किसी की टांग कटी है, जो बेसहारा है, अगर उसे कोई गवर्नमेंट सिविल सर्विस में अगर कहीं सिलेक्शन हो जाती है तो उसका काम बन जाता है, उसके बच्चों के लिए कम से कम पढ़ाई अच्छी हो करवा पाएगा। इसी रिगार्डिंग मैंने बात किया और लास्टली चेयरमैन साहब ने मुझे क्लियरली मना किया। उन्होंने बताया कि जब तक मिनिस्ट्री MO का कोई लेटर नहीं आएगा तब तक हम इस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं होम मिनिस्टर तक अपनी बात को ये पहुँचाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसके बारे में जल्द अज जल्द कोई ऐसा एक्शन लिया जाए या ऐसी J&K जो JKSSB बोर्ड है वहाँ पर एक ऐसी चिट्ठी भेजी जाए, जो कि उनका भी मुतालबा है कि हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं है। या जी एक बात जानना चाहेंगे, कितने ही लोग ऐसे होंगे सर्विस के दौरान में आपके साथी कितने ही, क्या ये उन सब की बात आप अकेले सामने लेके आ रहे हैं? जी हाँ, मैं सब की तरफ से जो चिट्ठी में लेके आया था, ये ऑल डिसेबल एक्स सर्विसमैन ऑफ UT J&K
ऑल डिसेबल की तरफ से लेके आया था। हालांकि मैं भी डिसेबल हूँ, मैं भी डिसेबल के बेसिस पर सर्विस घुमाई है। अगर मैं डिसेबल नहीं होता, कितने साल सर्विस की आपने? मैंने 16 साल सर्विस कंप्लीट की है। अगर मैं डिसेबल नहीं होता तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, मैं फ़ौज में प्रमोशन लेता, मैं भी 32 साल तक नौकरी करता, मैं भी आगे बढ़ता। लास्ट में ज़्यादा नहीं तो सूबेदार, मैं जो सूबेदार की पोस्ट तक तो मैं भी आ सकता था, जिससे मेरा भी घर का गुजारा अच्छा चल सकता था। लेकिन मैं देश के लिए मैं डिसेबल हुआ। अगर मेरी नेक फ्रैक्चर हुआ, मैं ग्लेशियर में था, मैं डिसेबल हुआ, तो मेरा क्या कसूर उसमें? मैंने तो देश के लिए ड्यूटी की। यानी कि आपके साथ हादसा हुआ है? हाँ, यस, मेरे लिए सडन नहीं ये हुआ, मेरी ड्यूटी के दौरान हुआ है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो ऐसे कई एक्स मैन हैं जो दलेर होते हैं, बहादुर होते हैं, किसी भी फील्ड में कूद जाते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। कफील जी, आप जिस दौरान आपके साथ ये हादसा हुआ, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? जिस समय ये हादसा हुआ उस समय मैं ग्लेशियर में, सेकंड ग्लेशियर में तैनात था। वहाँ पर मैं लिंक कर रहा था पोस्ट टू पोस्ट। तो वहाँ पर क्या है कि आपको दुश्मन से ज़्यादा क्लाइमेट से लड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बॉर्डर के हालात हैं, यहाँ पर हमें दुश्मन से लड़ने पर ज़्यादा सतर्क रहना, लेकिन वहाँ पर क्लाइमेट से लड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर स्नो ही हमारा दुश्मन है। वहाँ पर अगर आपकी जान जा सकती है तो स्नो के कारण ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर क्या, मैं जब लिंक करने लगा तो वहाँ मैं स्लिप्ड हुआ, स्नो स्लिप्ड हुआ, तो वहाँ उसके कारण मेरी इंजरी हुई और मेरा नेक फ्रैक्चर हुआ। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के कैटेगरी के बेसिस पर मैं घर आ गया, मेरी नौकरी चली गई। आज अगर मैं फ़ौज में होता तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, मैं पढ़ा लिखा था और फ़ौज में कहीं प्रमोशन लेता, मैं दूर तक पहुंचता, लेकिन मैं डिसेबल हुआ। आज जो सिविल सर्विसेज की बात चलती है तो मेरा वहाँ पर यही मुतालबा है कि जितने भी डिसेबल सर्विसमैन हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए, और जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उसे सिर्फ सेकंड प्रायोरिटी में रखो, उन्हें भी रिजर्वेशन दो। अगर डिसेबल में से बचती है तो उन्हें दो, अगर डिसेबल कोई एप्लीकेबल है वहाँ के लिए तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए। जी, तो आपने सुना, हमारे साथ कफील अंसारी जी थे। फ़ौज की अगर हम बात करें, आखिरकार दुनिया के चप्पे चप्पे पर जब कहीं किसी शहर में, किसी इलाके में फ्लड आता है तब आप फ़ौज को देखते हो, जब कहीं एक्सीडेंट होता है तब आप फ़ौज को देखते हो। यानी कि फ़ौज जो है वो 24/7 आपके साथ काम करते हैं। लेकिन अगर ड्यूटी के दौरान अगर आपकी नेक फ्रैक्चर हो जाती है, जैसे कि कफील अंसारी बात कर रहे थे कि ये ग्लेशियर पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे और इनका पैर स्लिप होने की वजह से इनको नेक इंजरी हुई, जिसकी वजह से इनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो क्या 16 साल की सर्विस में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि कफील अंसारी को उस कैटेगरी में, उस रिजर्वेशन में याद रखा जाए? क्या ऐसा कोई काम नहीं किया है हमारी फ़ौज ने कि इन ऐसे जैसे इंसान जो ड्यूटी पर अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं और उसके बाद एक हादसे का शिकार होने की वजह से बर्खास्त किए जाते हैं, क्या सरकार को नहीं लगता है कि उनके साथ ज़्यादती है? अगर लगता है तो फिर सरकार जी इनके बारे में कुछ तो सोचिए।